तो क्या पढ़ना है आज? पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आई हैव टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ हाँ विवेक, चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों को मांगना चाहिए था तो मिलता। लेक्चर 2 राइट, डेट है, ठीक है। तो अभी पीरियोडिक टेबल में what we are going to understand is Z effective, that is effective nuclear charge, ठीक है। एंड सिग्मा, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग, और you can say shielding, or you can say Slater's constant, ठीक है। तो दो टर्म समझेंगे पहले, बिफोर वी आर मूविंग फॉरवर्ड। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड Z effective and we are going to understand sigma, that is shielding constant, or you can say screening constant or Slater's constant, ठीक है। समझते हैं। तो देखो, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी डिसाइडेड होती है, राइट। जितनी अभी बस वी जस्ट स्टार्टेड आज, तो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी डिसाइडेड होती हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है ना, आउटर मोस्ट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी लेट्स से उसके कारण प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेंगे, वो है पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स से अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, एक एटम में लेट्स से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है। So you can see this electron, because distance is more, it is going to be loosely held in comparison to this, है ना। तो ये क्या हो सकता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, आयनिक बॉन्ड बन जाए, एल्कली मेटल हो जाए, ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक कि वो कितना दूर है न्यूक्लियस से, एंड या फिर हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, कि इसको बिल्कुल बाहर निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए। ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इसको इफेक्टिवली न्यूक्लियस अपनी तरफ कितने अट्रैक्टिव फोर्स से, है ना, कितने अट्रैक्टिव फोर्स से पुल कर रहा है अपनी तरफ। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर पुल, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो टर्म है जेड इफेक्टिव, उसका मतलब क्या है? आपको पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, where let's say Q1 is charge on nucleus, right? ठीक है। Q2 is nothing but charge of electron, right? Charge of electron तो फिक्स है, that is E, right? Charge on nucleus is not fixed, it depends on कि कौन सा वाला न्यूक्लियस है, right? अब आप देखो कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है ना, और यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ऐसे, राइट, केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेट्स से हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, राइट, केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पे इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। इसीलिए अभी हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पे है ना जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, वो जेड के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एक्सेट्रा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक नेट अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है एफ अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है एफ रिपल्सिव। ठीक है, पहले यहाँ फोकस करो फिर बात है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे अब अभी यहाँ पे बाकी सारे इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं था, लेकिन जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति आएंगे रिपल्शन लगना चालू हो जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट? एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा एफ अट्रैक्टिव माइनस एफ रिपल्सिव। ठीक है, तो अब जो देखो एफ अट्रैक्टिव क्या था, एफ अट्रैक्टिव होता के क्यूबन क्यू2 बाई आर के, तो क्यूबन है इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज है ना, जितने प्रोटॉन्स है वो रख देते हैं, लेकिन रिपल्शन भी आ रहा है, तो इफेक्टिवली बोला जा रहा है, जैसे मान लो है ना, जैसे मान लो हम बोले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो मान लो 8 प्रोटॉन के कारण लगने वाला फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है, लेट्स से, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मान लो, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनके कारण लगने वाला रिपल्शन लेट्स से 5 न्यूटन है ना, मतलब एक प्रोटॉन के कारण लेट्स से 1 न्यूटन फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ये कुछ फोर्स लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन आगे बताएंगे। तो मान लो 5 न्यूटन है, तो इफेक्टिवली इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का। इसका मतलब है इफेक्टिवली वी कैन से, जो इफेक्टिवली इसको 8 प्रोटॉन अट्रैक्ट करके 3 प्रोटॉन ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी 5 प्रोटॉन तो ये रिपल्शन को कैंसिल आउट करने में चले जा रहे हैं। क्लियर है ये बात, है ना। फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे मान लो 8 प्रोटॉन के कारण लगने वाला टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है 8 न्यूटन, और रिपल्सिव फोर्स है लेट्स से बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमने बोला इफेक्टिवली कितना, मतलब उसको एफ नेट कितना हुआ, 3 न्यूटन, तो ये 3 न्यूटन किसके कारण आएगा, ऐसे 3 प्रोटॉन के कारण, तो हम बोल रहे हैं बाकी सारे प्रोटॉन्स के कारण लगने वाला फोर्स रिपल्शन को कैंसिल आउट करने में हो जाएगा, दैट मींस यू कैन से इफेक्टिवली केवल 3 प्रोटॉन ही बस उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बस यही हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो एफ नेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, एफ नेट मतलब के क्यूबन, तो उसमें जेड इफेक्टिव इंटू ई बाई आर स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे एफ नेट से क्या मिल रहा है हमें, जेड इफेक्टिव, एफ अट्रैक्शन से क्या मिल रहा है, जेड, और एफ रिपल्शन से क्या मिल रहा है, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट जेड माइनस सिग्मा। समझ में आया? ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है वो हम निकाल लेंगे। हम देख लेंगे कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे 8 था, 8 प्रोटॉन के कारण, है ना, तो ये हम 8 ऑक्सीजन यहाँ पे लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 8, जेड की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिग्मा देखेंगे टोटल रिपल्शन कितना रहा, और फिर उससे जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे। सिग्मा इस रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, अगर सिग्मा बदल जाएगा तो हम जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे, बस हमने पहले लिखा हुआ है। जेड इफेक्टिव लिखो, इफेक्टिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये भी लिख लो, जेड इफेक्टिव। बात आती है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे केसेस हैं, केस 1, केस 2। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन पे हम अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, है ना, जिस इलेक्ट्रॉन पे हम ये निकाल रहे हैं नेट अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे यार क्या हुआ, हैंग हो गया। ये क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिस पे भी देख रहे हैं। तो एनीवे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा कैसे लिखेंगे, केस 1, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस पे भी हम नेट इफेक्टिवली देख रहे हैं कि उसको न्यूक्लियस कितने अट्रैक्टिव फोर्स से जो है अपनी तरफ, है ना, खींच रहा है। या तो आप बोल सकते हो टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस एंड पी सबसेल। तो देखो ये जो वैल्यू है, ये कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा किसने की, स्लेटर ने की, है ना, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया स्लेटर कांस्टेंट। तो व्हाट ही डिड इज कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको कैसे भी थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन देना चालू किया, राइट? यही होता है ना, कि अगर मान लो कुछ हो गया, कुछ हो रहा है लेट्स से नेचर में, देन यू स्टार्टेड टू फाइंड द रीजन इन इट, एंड यू से कि ये ऐसा हो रहा होगा, राइट? तो स्लेटर ने क्या किया, स्लेटर ने निकालना चालू किया सिग्मा वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली these sigma values are not very important, the important thing is कि what is the trend, है ना, क्योंकि ये स्लेटर ने कैलकुलेट की है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड क्या है, सिग्मा कैसे बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है। उससे हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, भाई साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो हम बोलेंगे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड है, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब साइज बड़ा होगा। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है मतलब अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस साइज छोटा होगा। तो ये सारी बातें आपको रिलेट कर पा रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे ही बताया था मैंने, है ना। तो जेड इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देख रहे हैं, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस एंड पी सबसेल, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट राइट electronic configuration in above manner. In following manner, sorry, not above.
फॉलोइंग मैनर। ठीक है, क्या है, जैसे कोई भी एलिमेंट है तो हम कैसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट n वैल्यू सेम। तो जैसे अगर मैं मान लो zn का लिख रहा हूँ, है ना, लेट्स से zn एग्जांपल दे रहा हूँ, which is 30, then I will write like this 1s2 2s2 2p6 and then I will put a bracket over here. ठीक है, just to make sure कि that I'm keeping all the, let's say, similar cell number together, all the similar cell number, है ना, all the orbitals having same cell number together. तो 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ आई नो कि ये 4s2 4s2 जाएगा फिर 3d जाएगा, लेकिन मेरे को क्या लिखना है, सब n वैल्यू साथ लिखनी है, तो 3d 10 4s2। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड? है ना। स्टेप 2, if test electron is outer most cell electron, all the inner cell electron will repel this electron, है ना, this test electron। तो देखो, अगर जैसे मान लो, है ना, हम एक्चुअली क्या है, जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो हमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे ही ध्यान देना है, लेकिन टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी हो सकता है, राइट। आपको क्यूरियोसिटी है तो आप यहाँ पता कर सकते हो कि भाई एस वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, है ना। आप ये पता लगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे आप अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हो, लेकिन हमारे लिए सबसे काम का कौन सा है, वो है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो कि 4s में है। देखते हैं, राइट। अगर जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, आपका n इक्वल्स टू 1 हो गया, n इक्वल्स टू 2 हो गया, ऐसे। लेट्स से मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ, लेट्स से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, सो आई विल राइट लाइक दिस 1 2 3, let's say 4 5 6 7 8 9 10। फिर then we are going to draw, let's say 1 18, we have to draw it over here, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक दो और ड्रॉ कर लो भाई, and then we are going to have like this, ठीक है ना। 30 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, राइट। तो ऐसे ड्रॉ कर लिए है ना, n इक्वल्स टू 1 में 2 है, n इक्वल्स टू 2 में 8 है, n इक्वल्स टू 3 में 18 है, एंड 4 में फिर 2 है मान लो। तो अब ये मान लो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है।
तो ऑल द इनर सेल इलेक्ट्रॉन विल रिपेल, और ये जो सेम सेल है ये वाला भी रिपेल करेगा। बट इसमें ध्यान रखना है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिपेल इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? 29। कौन कौन से? ये 2, ये 8, ये 18, है ना। 2 8 10 18 28 और यहाँ से 1। क्लियर है ये बात, है ना। जब भी आप कैलकुलेट करोगे रिपल्शन, अभी मैं बताऊंगा कि इसका रिपल्शन कितना है, किसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, बट ये आपको याद रखना है। पहली बात, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट सेल, ऑल द इनर सेल इलेक्ट्रॉन विल, है ना, रिपेल दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट, है ना, नॉट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, राइट, तो क्या होगा? ओनली इनर सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, all the inner cell electron and same cell electron and same cell electron, है ना। और you can say यहाँ पे if test electron is not outermost cell, है ना, outermost cell, है ना, repulsion due to outermost cell will not be considered। समझते हैं क्या मैं कह रहा हूँ? तो ये क्या है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे इसी को दोबारा बना लेते हैं। लेट्स से अभी यहाँ देखते हैं, राइट, इसमें लेट्स से हमारा जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ यहाँ पे है, दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम केवल और केवल ये कंसिडर करेंगे रिपल्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड सेम सेल इलेक्ट्रॉन। जो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन किसकी तरफ लगेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके एक अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अंदर वाला तो बाहर की तरफ पुल करेगा, है ना, और बाहर वाला अंदर की तरफ करेगा, तो हम ये रिपल्शन क्या करने लग जाएगा? आपके हिसाब से ये अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको फिर, है ना, विच कैन नॉट बी, ऐसे मान नहीं सकते हैं ना रिपल्शन अट्रैक्शन में। सो दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग इट और वी आर नेग्लेक्टिंग इट, ठीक है। इन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले, सबका रिपल्शन निग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो केवल कितने का रिपल्शन लगेगा यहाँ पे? ये 2 इनर सेल और बाकी 7, है ना, सेम सेल इलेक्ट्रॉन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये बात? ठीक है, हाँ, ये कैलकुलेशन के लिए है, ये स्लेटर ने बोला है इसलिए हम मान रहे हैं, राइट, कैलकुलेशन, ताकि पैटर्न सही तरह से दिख जाए। हाँ सर, आपने बोला कि रिपल्शन ड्यू टू आउटर मोस्ट सेल विल नॉट बी कंसिडर, लेकिन बाकी भी है ना, तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी कंसिडर, ऐसा आना चाहिए ना। आउटर, हाँ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, नॉट आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट लिखा तो फिर बाकी के हाँ अंदर हाँ, वाले करेक्ट रहेंगे तो करेक्ट, उनका। राइट राइट, यस, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी कंसिडर्ड, नॉट आउटर मोस्ट, ठीक है। तो पहले ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, और ये समझ में आ गया कि कौन किनका रिपल्शन काउंट करना है और किनका नहीं काउंट करना है। स्टेप 3, रिपल्शन ड्यू टू सेम सेल इलेक्ट्रॉन इज 0.35, है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज। रिपल्शन ड्यू टू n-1 सेल, मतलब पेनल्टीमेट सेल, है ना, अगर इस जो भी है ये आउटर मोस्ट है तो उसके अंदर वाला, एक अंदर वाला, तो n-1 लिख रहा हूँ। सेम सेल मतलब n वैल्यू,
n-1 सेल है ना इलेक्ट्रॉन is 0.85 electron charge, and repulsion due to all other inner cell electron, मतलब n-1 n-2 n-3 है ना ऐसे, is 1 electron charge. ठीक है, यहाँ पे each लिख ले रहे हैं है ना, repulsion due to each same cell electron, repulsion due to each है ना, repulsion due to each other है ना, each inner cell electrons is 1 unit charge. ठीक है, n-1 का मतलब कितना है, जैसे आउटर मोस्ट सेल का n क्या है 4 है, n-1 क्या हो जाएगा 3. ठीक है, ऐसे तो मैं समझा देता हूँ, कैलकुलेशन कराएंगे. लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हैं, ये वैल्यू याद रख लो 0.35 0.85 एंड 1. ठीक है, समझते हैं एग्जांपल. लेट्स से वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल एग्जांपल. एलिमेंट्स, वी विल राइट एलिमेंट्स ओवर हियर, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. थोड़ा सा इधर लिखते हैं. Electronic configuration, then we are going to write Z. ठीक है, we are going to calculate sigma, then Z effective. Let's say we are starting with lithium. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिथियम का, 1s2 2s1. अब यहाँ पे ये 2s1 मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हम जो है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना. For this example we are writing test electron is outermost cell electron. क्योंकि हमें देखना है प्रॉपर्टीज. सो वी आर फाइंडिंग ए ऑर्डर कि सिग्मा बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 वाला हो गया, राइट है ना. तो ये वैल्यू तो ये तो हो गया n और ये हो गया n-1. z की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए 3. सिग्मा की वैल्यू देखते हैं, तो n में टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं. n-1 कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.85 प्लस 0 इंटू 0.35 इज इक्वल टू 1.7 है ना. 0 क्यों आया, सेम सेल में कितने, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ये कैलकुलेशन समझ में आ रही सबको. अभी मैंने बताया था सेम सेल वाला 0.35, n-1 0.85, n-2 अगर कहीं होता तो उसके कारण है ना, उसके कारण कितना लगेगा 1 यूनिट का रिपल्शन लगेगा. तो वो हम काउंट कर रहे हैं, तो 1.7 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग गया, तो बचा कितना 3 minus 1.7, so answer is 1.3. let's say let's write another example है ना. बेरिलियम क्या है एग्जांपल, 1s2 2s2, z की वैल्यू कितनी है 4, सिग्मा कितना हो जाएगा
2 इंटू 0.85 प्लस, अब एक किस में आ गया, तो 1 इंटू 0.35, तो कितना आ गया 2.05। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 2.05 विच इज 1.95। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाथ उठाओ राज, क्या दिक्कत है? हाँ सर। तो क्या कर रहे हो तुम, हर इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन देख रहे हो ना, एवरी इलेक्ट्रॉन। हाँ तो यहाँ सर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। 3, हाँ। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा। हाँ सर। तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आप रिपल्शन देखोगे। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख लिया आपने, कहाँ पे हाँ। प्रेजेंट है, n-1 में प्रेजेंट है। n-1 के कारण कितना आता है 0.85। 0.85। हाँ, अब जैसे यहाँ पे मान लो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सेम हाँ सेल में एक और इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। तो सेम सेल के कारण कितना आता है 0.35। 35, है ना। और n-1 सेल में, n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 के कारण कितना आएगा 2 इंटू 0.85। हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर, समझ गया। अच्छा रुको रुको रुको, अभी कैसे क्लियर है, अभी तुम्हें नेक्स्ट तुम्हें ही बताना है। चलो बताओ, बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 2, सर 1s2, हम्म 2s2। हम्म हाँ सर, अभी सर एक मिनट, 4 या सर एक मिनट, भाई बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो भर दो, आपने 4 ही भरे हैं। 2s के बाद क्या आता है? सर 3p। हम्म 3p आएगा सर। बताओ, गलत बात है ना, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कैसे आएगी समझ में, फिर आप बोलोगे मुझे केमिस्ट्री नहीं आ रही। हम्म क्या करूं मैं, बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बता चुके हैं। नहीं आएगी फिर समझ में, आई कैन नॉट हेल्प इट। जो बातें समझा रहे हैं वो छोटी छोटी बातें, वो बेसिक, वो तो याद होनी चाहिए। 1s 2s 2p, अभी लिखा भी था यहाँ पे ऊपर। मतलब हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी करते रहना है बैठ के, आपको भी दिमाग लगाना है। ठीक है, 2p1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो ये सेम सेल के हो गए। मैंने बोला था ब्रैकेट लगा के बना सकते हैं ना, और ये n-1 है। टोटल z कितना हो गया 5, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है इसलिए z5। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.35 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.7, तो ये 2.4, 5 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू 2.6। अच्छा, इसमें किसी को कोई पैटर्न नजर आ रहा है? सर यहाँ पे 2 into 1 होना चाहिए ना, क्योंकि वो एक मतलब n-2 n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n देखो, n क्या है, 2। तो यहाँ क्या है अच्छा अच्छा, समझ गया। 2, तो ये दोनों क्या है, सेम सेल के हैं। ऑर्बिटल नहीं देखना है, सब सेल नहीं देखना है, हाँ सेल समझ। देखना है। हाँ, समझ में आ गया भाई कैसे जेड इफेक्टर निकाल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सेम पीरियड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहा है, फिल कहाँ हो रहा है, सेम सेल में फिल हो रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितना हुआ 0.35, है ना। 1.7 से 2.05, 2.05 से 2.4। सिग्मा की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितना है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इन ए पीरियड, है ना, राइट। सिग्मा इंक्रीज्ड बाय 0.35, है ना, and z is increased by
1, hence Z effective increased by 0.65, है ना। Z की वैल्यू तो 1 यूनिट बढ़ रही है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है। Z कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। सिग्मा कितना बढ़ रहा है? 0.35 यूनिट। तो Z इफेक्टिव कितना बढ़ रहा है ना, 0.65 यूनिट। समझ में आया? तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट hence Z effective increases from left to right. ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब समझते हैं टॉप टू बॉटम वाला। आते तो हम पूरा यहाँ फ्लोरीन तक लिख देते, लेकिन ये आप आगे खुद लिख सकते हैं, राइट। वी वांट टू सी द पैटर्न। तो पैटर्न ये हो गया, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है। बताओ, अच्छा इसी बात से लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, लिथियम और फ्लोरीन है, कहाँ पे Z इफेक्टिव ज्यादा होगा? फ्लोरीन में ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब फ्लोरीन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है और लिथियम में लूजली हेल्ड है, राइट। तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा, लिथियम का कि फ्लोरीन का? साइज किसका बड़ा होगा? सब में पीरियड सेम है, राइट। दोनों दो पीरियड ही हैं दोनों में, किसका साइज बड़ा होगा? लिथियम का, राइट। लिथियम बड़ा होगा और जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज कम होता जाएगा, करेक्ट। इमेजिन हो रहा है, राइट। ठीक है, इसे देख लो। मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या होगा साइज पे? तो अगर मान लो लिथियम लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब बिगर साइज, और फिर धीरे धीरे Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो साइज घटता जाएगा, राइट। ऐसे, है ना। मतलब आप ऐसे सोचो स्फीयर बना के, तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन is going to pull towards the nucleus more strongly and that's why the size atomic radii is going to decrease. आगे देखेंगे एटॉमिक रेडियाई में, तब ये पैटर्न जरूर आएगा। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। So let's say we are talking about lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. मान लो ऐसा है ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सीख लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, सॉरी नॉट 3s1। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 3d10 उसके बाद है ना 4s2 4p6 5s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d10 मैंने एक साथ लिखे हैं ना, ये ध्यान रख यहाँ पे। फिर ऐसे ही 4s2 4p6 4d10 ये कितना हुआ 28 30 36 48। फिर 5s2 5p6 6s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब यहाँ पे Z की वैल्यू तो सबको ही पता है ना, 3 11 19 37 एंड 55। अब देख रहे हैं सिग्मा वैल्यू, तो सिग्मा वैल्यू कितनी होगी, राइट। ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, सब में ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। ये वाला बाहर वाला, दिस इज टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सेम सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, विच इज गोइंग टू रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन। किसमें है, इनर वाले में, n-1 में कितने हैं, 2, तो लिख लेंगे 2 × 0.85, कितनी वैल्यू आ गई 1.7। ठीक है, यहाँ कितना होगा, अब यहाँ n-1 क्या हो जाएगा, ये वाला, n की वैल्यू 3 तो n-1 की वैल्यू 2 और n-2 की वैल्यू n-2 की वैल्यू 1 है ना। बस इसको ऐसे लिख 2 × 0.85 इक्वल्स टू 1.7। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये n-1 है और ये n-2 है। n-2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 × 1 प्लस 8 × 0.85 कितना हो गया 0.85 का डबल 1.7 × 4 6.8 प्लस 2 8.8। यहाँ देखते हैं, ये n-1 हुआ और ये n-2 n-3 n-2 n-3 सबके कारण क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो एक साथ काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए 10 × 1 प्लस 8 × 0.85 कितना हो गया 6.8, तो ये हो जाएगा 16.8। इसमें देखते हैं, ये n-1 बाकी ये n-2 ये n-3 ये n-4 इन सब के कारण कितना आएगा 1 यूनिट का आएगा। तो कितने हुए 2 4 6 10 12 16 18 28 के कारण 1 यूनिट का रिपल्शन और इसके कारण 8 × 0.85 which is nothing but 28 plus 6.8 34.8। and similarly over here है ना, यहाँ पे ये सारे के सारे ये n-1 है, n-2 n-3 n-4 n-5 इन सब के कारण कितना आएगा 1। तो ये कितने हो गए है ना, तो ये यहाँ तक हो गए थे 28 30 36 46। तो ये कितना हो गया 6.8 इसमें ऐड कर देंगे 52.8। अब Z इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इफेक्टिव क्या होगा 3 minus 1.7 so 1.3 11 minus 8.8 then it is 2.2 19 minus 16.8 that is 2.2 you know 30 let's say 7 minus 34.8 that is 2.2 and 55 minus 52.8 that is 2. ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ग्रुप चेंज हो रहे हैं, मतलब ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल में बढ़े हैं, है ना, मतलब सॉरी सिग्मा जो है वो जितना बढ़ा है इनर सेल के कारण ही बढ़ा है। तो Z की वैल्यू में 8 का इंक्रीमेंट हुआ, सिग्मा पे भी 8 का इंक्रीमेंट हुआ, है ना, ये तो सेम ही था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ Z इफेक्टिव कांस्टेंट आ गया। तो क्या समझ में आया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव है ना, Z effective remains almost constant, almost constant। ठीक है, क्या होगा
जेड इफेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो यहाँ तक। सर सिग्मा कैसे निकालेंगे, नहीं समझा सर वो। सिग्मा में रूल बताया ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिखना आता है? हाँ सर। बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बताओगे? अभी हमने हटा दी इसको। ही कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तुमसे? आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक कितना है एटॉमिक नंबर? आर्सेनिक का क्या है सर? आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या है? 33 है। चलो 33, ठीक है। कल हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल लिख लेना। कितने लोगों ने लिखी? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने लिखी? ट्राई की दोबारा से। तो कितने लोगों ने हाथ उठाए हैं? कितने चुने लोगों ने हाथ उठाए? बाकी लोगों ने नहीं उठाए, है ना? तो अभी छोड़ो, ये इतने ही लोग पढ़ रहे हैं बस। वैसे भी हमने आपको वो तो बता ही दिया था कैलकुलेशन। भाई तुम्हारी क्लास में 4 बच्चों का IIT में होने वाला है, ऐसा कोई कैलकुलेशन बताया था ना? प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। पढ़ मत पढ़ो। चलो राइट, जोक से पढ़ रहे हैं ना, जोक पे दिल पे मत ले लेना। राइट, हाँ पारस बताओ भाई 33 का जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दो। 1s1 1s1 वैसे रहता सर। पहले लिख लो फिर बोलना, ठीक है? 33 का, अच्छा जल्दी बोलना, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम लगा लो। अच्छा वो SPDF याद है? मैंने आपको बताया था कि किसके बाद क्या आता है। वही सर। तो फिर कैसे आएगा? तो एसपीडीएफ आपने ये दिया था ना, वो नहीं क्या 1s2s वो लाइन में दिया था ना ऐसा एरो करके। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो वो। हर बार तुम एरो बना के बनाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा? हाँ सर। उसके लिए एक पीरियोडिक टेबल वाला भी समझाया था। अब यार अगर मेहनत उसको 2-4 बार लिखोगे ना तो याद कैसे होगा? मेहनत नहीं करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ आ जाए, है ना? वो तो ऐसे ही हो गया ना कि हम घर में बैठ के सोच रहे हैं, है ना, बिस्तर पे पड़े पड़े कि यार हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाए, लड्डू मिल जाए हमें। तो नहीं होगा ना फिर भाई, उसको ढंग से लो उसको। भाई 0.35 क्यों लेंगे? 0.35? एक वो इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल कर लेगा क्या? टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यही तो समझाया था। ये 2s1 वाला बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, यही तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसको रिपेल कौन करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रणव, उसी शेल में। रुक जाओ, तुम्हारा डाउट ये है कि तुमने तो वही याद नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब गड़बड़ हो गया। हाँ बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा प्रणव? अभी के लिए तुम्हारे लिए ये है पारस कि तुम बस ये ट्रेंड याद रखो, है ना? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट है। प्रणव क्या कह रहे हो बेटा? बोलो ना, जल्दी बोलो, फास्ट। चलो, मुझे आई कैन नॉट हियर यू। ठीक है, तो भाई जो भी डाउट है वो यही होगा कि यहाँ पे कई बार गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि 30 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि 30 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, 29 रिपेल करेंगे, राइट? दिस इज आई हैव टोल्ड यू कि जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो खुद को रिपेल तो कर नहीं सकता है। तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल, तो केवल ये अंदर वाले सेल इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रणव, किसी को आई प्रणव की आवाज? है बताओ भाई, श्रेयस नहीं आई ना? मतलब नहीं, आवाज नहीं आई सर उसकी। सर ठीक है, मैं बताओ वो तुम्हारा डाउट क्या है? सर हम लोग जो अपने देखो ना बताया था, एक इजी बताया था, स्कूल पब्लिक स्कूल करके ऐसा। हाँ
सर तो वैसा लिख के फिर हम लोग n के हिसाब से लगाए क्या? लगाएंगे। और क्या कर सकते हो, यस, ये इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको n साथ रखना है। और आप याद रख सकते हो, मैंने पीरियड के हिसाब से भी बताया था, है ना। पहले वाले में केवल ऐसे, फिर sp है, फिर sp है। अगर आपको दिमाग पीरियोडिक टेबल भी याद हो, थोड़ा सा भी याद हो गई होगी तो आपको, वो ब्लॉक के हिसाब से आपने बताया था ना हाँ, तो सर, उनको भी समझा नहीं था इतना अच्छे से तभी। अभी तो समझ जाएगा। देखो पीरियोडिक टेबल में देख लो, सबसे पहले एस ब्लॉक है लेफ्ट में, राइट में पी है। पहले तीन पीरियड्स में डी नहीं आता है, तो क्या हुआ, 1s हो गया, फिर 2s 2p, 3s 3p। फिर आपको बताया था डी जो होगा वो n-1 होगा, है ना, तो 4s 3d 4p। फिर 5 फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, 5s 4d 5p। फिर 6s लास्ट के दो में, 6 और 7 में बोला था f भी आ जाता है, तो 6s 4f 6d, सॉरी 5d 6p, 7s 5f 6d 7p, ऐसे करके। सर क्या बोल रहे हो? अरे भाई, पीरियोडिक टेबल देखी है? हाँ। हाँ, क्या देखा उसमें? लेफ्ट में क्या है? एस। 7 पीरियड है ना, हाँ एस ब्लॉक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये इधर हाइट हीलियम है, राइट। तो ये एस ब्लॉक हो गया। शुरुआत के ये 2 पीरियड हटा दो, मतलब ये 3 पीरियड है ना। हाँ। एक मिनट, एक ज्यादा हो गया ये, अच्छा। और ये पी हो गया, अच्छा अभी मैं देख लेते हैं। तो ये 1s आ गया, हाँ। फिर 2s 2p, 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर 5s 4d 5p। ऐसे ही तो भर रहे हैं, हाँ। p इधर है। और हमने जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था तो भी तो बोला था, जैसे मान लो 33 बोलते थे, देन आई सेड कि देखो भाई आर्गन से ज्यादा है ये, तो आर्गन मतलब कितना हो गया, आर्गन मतलब हो गया 18 एलिमेंट्स। देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू फिल फोर्थ आर्गन, मतलब 3 पीरियड खत्म हो चुके हैं, हीलियम नियॉन आर्गन, मतलब 3 पीरियड खत्म हो चुके हैं। अब फोर्थ स्टार्ट करेंगे, तो फोर्थ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4s से, फिर 3d, फिर 4p। ऐसे समझाया है ना। हाँ सर, हाँ सर, तो याद तुम्हें है। क्या याद नहीं हो रहा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर भूल जाओगे तो फिर कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन पढ़ाया था उस दिन बोला भी था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 चैप्टर में आएगा बार। हाँ सर। बैठ के प्रैक्टिस करो, अगर नहीं की है तो। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखाए हैं सबके खुद से लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घर पे बैठ के। हाँ सर। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे लिथियम के लिए नहीं आ रहा है 2.2, बाकी सबके लिए 2.2 आ रहा है, और ये अकॉर्डिंग टू स्लेटर है ना। ये जो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर है, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा कि जेड इफेक्टिव का रोल है या नहीं है। तो इनको पता चला जेड इफेक्टिव का रोल टॉप टू बॉटम में नहीं है, लेफ्ट टू राइट में है, लेकिन टॉप टू बॉटम में नहीं है। देन ही सेट द, लेट्स से, है ना, वो उन्होंने रीजन दिखाया कि कैसे क्यों नहीं हो रहा है उसका रोल जेड इफेक्टिव का। देन ही सेड कि देखो यहाँ पे तो जेड इफेक्टिव वैल्यू ही ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है, इसलिए इसका रोल, ठीक है। हाँ, सर ऐसा हर ग्रुप में होता है, मतलब हर ग्रुप का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट का जेड? ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, कुछ अच्छा। एक्सेप्शंस तो हैं ही। देखो भाई एक्चुअली क्या है, 108 कितने, 108 तो पहले थे, 118 एलिमेंट आ गए, राइट। अब 118 में अगर मान लो देखा जाए तो 83 नेचुरली अकरिंग है ना, बिस्मत तक, मतलब नेचुरली अकरिंग एंड स्टेबल है ना। तो अब 83 एलिमेंट्स की तो प्रॉपर्टी आप आराम से स्टडी कर ही सकते हो, सबकी प्रॉपर्टी को आपको समझाना है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो एक्सेप्शन तो आने फिक्स ही है ना, एक्सेप्शन तो आएंगे ही, लेकिन कॉमन कॉमन बातें लिखी जा सकती है। जैसे क्लास में मान लो अभी यहाँ पे 68 स्टूडेंट है, सबके बारे में कॉमन कॉमन बातें लिखी जा सकती हैं कि सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बट सबका बिहेवियर तो अलग अलग है ना, राइट। सो यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग, लेट्स से कि मतलब ये ऐसा हो रहेगा, कुछ एक्सेप्शन आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि सिमिलैरिटी देख के चीजों को सिंप्लीफाई करना, ठीक है समझना सर। है ना।
मतलब राइट, तो ऐसे हम बोलेंगे कि भाई ठीक है ऐसा है, तो वो सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये रिलेट करना सीखो। मैंने एक दिन शायद तुम्हें बताया था कि केमिस्ट्री एंड साइंस कम्स फ्रॉम द लैब, राइट। केमिस्ट्री, और आपको ये भी बताया था कि जैसे फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपको जो आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो वो कौन सी वाली फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, क्वांटम में भर भर के हैं, और हम एटॉमिक लेवल पे ही जा रहे हैं, छोटे लेवल पे, तो प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी केमिस्ट्री में, इसलिए एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। एनीवे, केमिस्ट्री में अगर हम बात कर रहे हैं तो चीजें आती हैं पहले देख के, है ना, ऐसा हुआ, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि ये क्या क्यों हुआ होगा, है ना। तो आपको ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब आपको पता है। नाउ यू स्टार्टेड टू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा हो, है ना। तो फिर आपके दिमाग में आया जेड इफेक्ट बढ़ रहा है शायद, इसलिए लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज, है ना, घट रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ रहा होगा। फिर सोचा इसको कैसे कैलकुलेट करें, ऐसे कैलकुलेट करना है कि सब एलिमेंट्स का कैलकुलेट कर लें और वो ट्रेंड बना रहे। फॉलोइंग इट, ये बात समझ में आ रही है भाई, है ना। ये 0.35 0.85 ऐसे फैक्टर, है ना, या 1, ये किसने डिसाइड किए, स्लेटर ने किए। क्यों डिसाइड किए, क्योंकि जो इससे रिजल्ट मिल रहे थे वो इस तरह से थे कि उनको आइडिया लग रहा था कि हाँ ये सही एक्सप्लेन कर पाएगा बेटर, है ना। वरना तो कोई और भी लिख सकता था, 0.5 0.7 कुछ भी लिख देते, राइट। इसलिए तो ये आ गया। बात करते हैं, अगर मान लो, है ना, और लेट्स से इन 3D सीरीज और देख लेते हैं, इन 3D सीरीज, ये तो एस ब्लॉक के लिए देख लिया। सर जेड इफेक्ट तो ग्रुप में कांस्टेंट है, पर फिर भी एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि सेल बढ़ते हैं ना, अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जगह ना, जेड इफेक्टिव उतना ही है, बट नंबर ऑफ सेल बढ़ गए इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ गया, है ना। लेफ्ट टू राइट में क्या था, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट थे, 2 ही थे सेम पीरियड में, सेल कांस्टेंट थे, तो फिर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर साइज घटेगा। क्लियर है ये बात। अब 3D सीरीज में देखते हैं, 3D सीरीज में क्या है, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, सबसे पहले कौन सा आता है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर लेट्स से वेनेडियम, लाइक दिस, ठीक है। तो स्कैंडियम का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आई कैन राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहाँ पे कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s1, है ना। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, z की वैल्यू कितनी है 21 22, तो z सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देख लो, ये है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, 4s1। इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहे हैं, n-1 सेल में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहले कितने थे 8, अब कितने हो गए 9, है ना, और n-2 3 में सेम ही है ना, दैट इज 10। अगर हम 3D सीरीज में जा रहे हैं तो 10 into 1 plus 8 into 0.85 plus 0, right? Then this value is going to come 10 or 6.85, 16.8. मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, 1s2 18, फिर उसके बाद 4s2 3d1 लिखना था, सॉरी, ओहो ये गड़बड़ कर दी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ की, ठीक है। यहाँ पे क्या किया करना था, 3p6, फिर लिखना था मुझे 3d1 4s2, ये लिखना ना, 3d2 4s2, ऐसा। तो ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे अंदर कितने 9, यहाँ पे अंदर कितने 9, तो 9 इंटू 0.85 प्लस ये बाहर कितना है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन और है, तो 1 इंटू 0.35 कितना हो गया ये, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8, 18, तो Z इफेक्टिव कितना हो गया 21 माइनस 18 दैट इज 3। यहाँ पे देखते हैं 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 0.35, तो ये कितना बढ़ गया, राइट। ऐसे अगर आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी 18.85, तो Z की Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई 22 माइनस 18 दैट इज 3.15। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट। बट यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे वेनेडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, तो you can see the number of electrons are increasing in n-1 cell, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी बढ़ेगी 0.85 यूनिट, तो Z इफेक्टिव कितना बढ़ेगा, बहुत माइन्यूट अमाउंट से बढ़ेगा, है ना 0.15, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 3D सीरीज और इन डी लेट्स से डी सीरीज है ना 3D 4D 5D इन सब के लिए, so in the 3D series Z effective increases by very small amount from left to right, right, Z effective increase by very small amount that is 0.15 unit। ये किसके कारण है, अकॉर्डिंग टू, ये किसने निकाला, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, ठीक है। ऐसे लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा बट बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ रहा होगा, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं, if test electron belongs to D and F block, D and F subcell, स्लेटर साइंटिस्ट है भैया, स्लेटर्स कौन, स्लेटर ने ही तो बताए ये सब बातें, है ना। ये किसने बताया, स्लेटर ने बताया, ये जो पूरा बताया गया है ना, ये जो कैलकुलेशन है ये सब स्लेटर ने बताई है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, ये इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। एक्चुअली में Z इफेक्टिव में एक्सेप्शंस भी है ना, तो कुछ एक्सेप्शन आगे देखेंगे ना, तो ये तो स्लेटर ने बात बोली कि बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन हम देखेंगे कि थोड़ा कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी हो जाता है, तो वो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी तो बस ये समझ रहे हैं कि Z इफेक्टिव का बिहेवियर कैसा होगा और हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू 3D and F सबसेल, तो इसमें सिंपल है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना, और उसमें हम बोलेंगे, है ना, इसमें बस सिंपल है, हम ऐसे लिख देते हैं, रिपल्शन ड्यू टू और शील्डिंग ड्यू टू all electrons except, है ना, ND subcell will be 1 unit, 1 electron, and shielding due to ND subcell will be, shielding due to, है ना, electrons, each electrons
of Nd subcell will be 0.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके कारण है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अपार्ट फ्रॉम Nd सबसेल, डी जो सबसेल है जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके कारण तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और बाकी सबके कारण और सेम सबसेल के कारण 0.85 आएगा। देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं टाइटेनियम का। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। अब मान लो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0.35 है, 0.35 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसके कारण तो रिपल्शन नहीं लगेगा। 4s इज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन for 3d, hence will not contribute in shielding। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, राइट, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स, इनके कारण कितना लगेगा? सिग्मा वैल्यू 1 यूनिट। कितने हैं? 18 है। सेम सबसेल में कितना है? 1 है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में 1 टेस्ट है। 1 into 0.35, तो कितना आ गया सिग्मा? 18.35। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया? जेड इफेक्टिव आ गया 22 minus 18.35 which is 3.65। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन एस से निकलते हैं रादर देन डी से निकलने में, है ना, ये याद है? यस नो? ये बात बोली थी कि भाई है ना, एस से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालेंगे। तो अब देख लो, स्लेटर ने ये भी एक्सप्लेन किया है, अगर एस जो है वो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता 4s, है ना, टाइटेनियम में, तो फिर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती? 3.15। मतलब 4s इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा? 3.15 के हिसाब से लगेगा। और डी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? 3.65। जहां से ज्यादा फोर्स लग रहा है वहां से निकालना डिफिकल्ट। इसलिए आप यू कैन अंडरस्टैंड कि 3D में फिल तो बाद में हो रहा है लेकिन निकालना डिफिकल्ट। किससे निकलेगा? हेंस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम 4s। ये बात अंडरस्टूड हुई? ये बात है ना। जनरली ये जो केस 2 है इसका यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकालना होता है? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। वो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जनरली कहाँ पे होगा? या तो एस में होगा या पी में होगा मोस्टली, ठीक है। तो ये इस वाले केस का कोई ज्यादा यूज नहीं है अनटिल अनलेस कोई ये नहीं कह रहा है कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन बताओ, 3D वाले टेस्ट इलेक्ट्रॉन बताओ सिग्मा कितना होगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ इस वाले केस से कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 3D इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 4s, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लियर है भाई? जिसको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो जेड इफेक्टिव हमें समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शंस क्या है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट sigma is also affected by position of orbitals, that is called penetration effect। ठीक है,
पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा 3s 3p 3d, अकॉर्डिंग टू स्लेटर 3s 3p 3d सबके कारण है ना। जैसे मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे 3s 3p 3d जहां पे भी आ रहा था है ना, सबके कारण अगर देखा जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्शन लग रहा है ना, शील्डिंग लग रही है विच इज 0.85 है ना। कैलकुलेट किया हमने, समझ में आ रहा है 3s 3p 3d, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। 3s 3p 3d में भी क्या है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन अलग अलग है। पेनिट्रेशन का मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है ना, कौन अंदर की तरफ कितना घुसा हुआ है, पेनिट्रेटेड है, राइट। तो s ऑर्बिटल इज ऑब्वियसली क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है, और s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस कंपैरिजन टू p एंड देन d, सेम सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि हेंस s ऑर्बिटल ज्यादा है तो s ऑर्बिटल पे लगने वाला जो s ऑर्बिटल के कारण जो शील्डिंग लगेगा वो ज्यादा लगेगा, है ना। s अंदर की तरफ है तो ज्यादा रिपेल करेगा बाहर वालों को, है ना, इनर के कारण। और जो p है और d है वो कम है ना, कंसेक्युटिवली बाहर की साइड है, थोड़े से बिगर है, इसलिए उनके कारण जो शील्डिंग लगेगा वो थोड़ा सा पुअर लगेगा इफेक्टिवली, है ना, बराबर नहीं लगेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। है ना, तो हेंस ऑर्डर ऑफ सिग्मा वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना होता है ना, एस सबसेल के कारण सबसे ज्यादा, फिर पी सबसेल, फिर डी सबसेल, फिर एफ सबसेल। इनफैक्ट डी एंड एफ कंट्रीब्यूट टू पुअर शील्डिंग और वीक शील्डिंग। ठीक है, वीक शील्डिंग का मतलब है वीक रिपल्शन। तो एस एंड सॉरी डी एंड एफ सबसेल के कारण जो रिपल्शन आता है वो कम आता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, राइट, वेयर वी आर गोइंग टू सी। तो इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे बहुत सारी जगह पे, जहां जहां पे देखो, जहां जहां पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है हम स्लेटर की बात मान लेंगे, राइट, जो इन्होंने कैलकुलेट किया। जहां एक्सेप्शन आएगा वहां पे इन सारे है ना फैक्टर का रोल आने लग जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा होगा, इसीलिए एक्सेप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ देख रहे थे, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा जेड जेड इफेक्टिव वैल्यू। अगर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिखता है ना, तो हम ये बोलेंगे हाँ लगातार बढ़ते ही जाएगा। कहीं एक्सेप्शन दिखेगा तो हम बोलेंगे हाँ वहां पे कुछ जरूर कहीं ना कहीं डी के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, जिसके कारण ये राइट पूरा जेड इफेक्टिव उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। ये बात समझ में आ रही है, जहां जहां एक्सेप्शन आएगा वहां वहां पे हम बोल देंगे कि ये रीजन शायद ये है ना, ये इफेक्ट बढ़ जा रहा होगा, ठीक है। अब अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक मैं फिर से बता दूंगा, कहीं पे भी कैलकुलेशन में, ऑर्डर में, किसी में भी, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, राइट। अपनी बुक में एनसीईआरटी वगैरह कहीं नहीं दे रखा है ये, है ना, केवल ट्रेंड दे रखा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे बता दो मुझे कि कोई डाउट हो तो। समझ में आ गया सबको पूरा पूरा? हाँ सर जो ऑर्डर वाला है उसमें वो ऐसे बोल रहे हैं ना हम लोग, मतलब कि एस छोटा रहता है पी से तो उसका उसका ज्यादा लगेगा। हाँ, क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा, क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा तो बाहर वाले पे है ना। अभी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ रहा है, इफ यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, n माइनस n वाले में 0.35 है, n माइनस 1 में 0.85 है, n माइनस 2 ऑनवर्ड में 1 है। तो जो जितना अंदर की तरफ है उसका रिपल्शन उतना ज्यादा, और जो जितना बाहर की तरफ है ऐसे समझ सकते हो कि उसका रिपल्शन उतना कम। तो यहाँ पे भी यही है, एस जितना अंदर पहुंच रहा है उसके कारण शील्डिंग उतना ज्यादा। अच्छा। हाँ
ठीक है, हाँ, दिस इज ऑर्डर इज वैलिड, राइट। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना वो इससे भी आता है, इफेक्ट होता है। अब कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा वो देख बता देंगे, जहाँ एक्सेप्शन आएंगे वहां पे आएगा। ठीक है, ये S इक्वल्स टू P इक्वल्स टू D इक्वल्स टू F नहीं लिए हैं, ग्रेटर है, S इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन F। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें, राइट। पूछ लो भाई बिफोर वी आर मूविंग अहेड। सर हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर से ज्यादा मतलब रिपल्शन लगेगा ना जितना न्यूक्लियस से क्लोज है, पर वैसे वैसे देखेंगे तो सर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं उससे दूर जा रहे हैं ना, तो कम लगना चाहिए। जैसे नहीं नहीं नहीं, दूर से नहीं है मतलब यहाँ पे। अभी ये जो यूनिट, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ सबसे बाहर वाला है, हाँ राइट। तो जो जितना अंदर है इलेक्ट्रॉन, उस पे मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा बताया ना इन्होंने, 1 यूनिट, 0.85 यूनिट, राइट, हाँ है ना, हाँ 0.35 यूनिट। अब मैं बोल रहा हूँ मान लो यही है 0.85 वाला हम सोच रहे थे, तो वी आर सेइंग कि ये जो है ना वो S अंदर की तरफ जा रहा है और लेट्स से D जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो S के कारण लगने वाला रिपल्शन ज्यादा होगा, फिर P से, फिर D से, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज वी आर सेइंग, है ना। तो ये वैल्यू इन्होंने डिराइव की है ना, उससे रेफरेंस लेके बोल रहे हैं। सर, लेकिन जो दूर रहेगा वो कम रिपेल करना चाहिए ना, कि नहीं? मतलब अगर ऐसे देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट है और आपने अंदर वाला जो बनाया है, अच्छा अच्छा, उसमें देखो तुम केवल एक ही तरफ से सोच रहे हो। तो उसमें सर मैं ऐसा है क्या समझा रहा कि हूँ, मैं हाँ नेगेटिव नहीं, है इसीलिए राइट वो? राइट राइट, मैं मेरे को समझाने दो। देखो तुम्हें लग रहा है कि सेम सेल वाला ज्यादा होना चाहिए, देखो बताओ, सेम सेल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ऐसे तो देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा दूर हाँ वो भी है ना। हाँ तो केवल ऐसे ही मत सोचो कि सेम सेल वाला यहीं पर है। गॉट इट, ठीक सर, है। मतलब मैं सेम का नहीं बोल रहा, मैं अंदर वाले का बोल अंदर वाले में भी देख लो ना। रहा। हाँ तो तुम ये वाले से क्यों सोच रहे हो, अब इधर से सोचो, मान लो ये सेम सेल, ये अंदर वाला है। हम्म अब ये देखो, है ना। हाँ बराबर। एक मिनट में छोड़ लेता हूँ, पूरे एक गोले बना लेता हूँ। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन का देखो और इस इलेक्ट्रॉन का देखो, बताओ किसका ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं देख सकते है ना कि यू कैन नॉट लाइक गो बाय लाइक दिस कि सर इसका ज्यादा होगा, है ना, रिपल्शन इससे, ऐसा नहीं। पूरा ऑर्बिट है, हाँ मतलब क्योंकि कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते उसको। हाँ पोजीशन नहीं पता है ना, तो वो इसलिए उन्होंने वो वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, ओके। नहीं श्रेयस का डाउट कुछ नहीं था। श्रेयस इज सेइंग कि सर अगर मान लो ये केवल इनर सेल होगा तो ये पास है ना, इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये ज्यादा होना चाहिए रिपल्शन में। दैट आई एम एक्सप्लेनिंग कि केवल इस तरफ ही मत देखो, इस तरफ भी देख लो, है ना। तो इसलिए फिर हम ऐसे नहीं बता सकते, पोजीशन हमें पता नहीं है। तो जो स्लेटर ने बोला है वो वैल्यूज उन्होंने कोई कैलकुलेट करके मैथमेटिकली निकाली होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर सेइंग। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इसमें सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, पहले ये बताओ एटम की रेडियस, एब्सोल्यूट रेडियस निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट, यू कैन से एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड as position of electron is not 100% certain। आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 100% नहीं पता है ना, 90% तो पता है ऑर्बिटल में है, 100% नहीं पता है कि ये यहीं पर है। और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलेगा तब तक आप बता ही नहीं सकते कि वो उसकी
बाउंड्री कहाँ बनेगी। अगर बाउंड्री नहीं बता सकते देन यू कैन नॉट से व्हाट इज द एटॉमिक रेडियाई। तो एब्सोल्यूट और यू कैन से एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्या लगाएंगे, हेंस अब कुछ जैसे मान लो कोई चीज आपको एग्जैक्ट ना बताओ तो क्या करोगे आप, अप्रोक्सीमेशन यूज दोगे, कुछ मेथड यूज करोगे, राइट है ना। जैसे मान लो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है ना, राइट। तो पहले अगर मान लो जब लोगों को नहीं पता था तो उन्होंने कैसे यूज किया, राइट। उन्होंने इक्वेटर पे देखा भाई कितनी रेडियस है और उन्होंने बोल दिया कि उतना ही होगा, है ना, इसका रेडियस, राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी तो अप्रोक्सीमेशन यूज किया, तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। सो वी विल कैलकुलेट so atomic radii is calculated by as है ना, calculated as है ना by 3 method। according to types of interaction। so atomic radii is calculated as first है covalent radii, if elements form covalent bond। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं H2, तो अब मुझे हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस नहीं पता है बट मुझे H2 की बॉन्ड लेंथ पता है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। न्यूक्लियस बता सकते हैं ना, न्यूक्लियस की पोजीशन पता चल जाएगी कैसे, वो रदरफोर्ड वाले मॉडल से, राइट है ना। अल्फा रेज डालेंगे पता चल जाएगा कहाँ पे न्यूक्लियस है ना, इससे टकराएगा, इधर इससे टकराएगा, है राइट। सो नाउ यू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, है ना। लेट्स से दिस इज DAA, है ना। मान लो हमने कोई कोई मॉलिक्यूल लिया तो इन जनरल लेट्स से दिस इज DHH, है ना, हाइड्रोजन के बीच। व्हाट वी कैन से कि देखो ये जो रेडियस है ना वो इसकी आधी होगी, ये बात कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट DHH/2। समझ में आया, कोवेलेंट रेडियस। इफ एलिमेंट्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसमें दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देखी और पता लगा लिया भाई उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट। नहीं, उससे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता चलती है, हमने तो एटॉमिक रेडियस पता कर। मानसी उससे क्या पता चलता है, क्लोजेस्ट अप्रोच से तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हमें क्या पता करना है, रेडियस ऑफ एटम। अंडरस्टूड। तो दो न्यूक्लियस की पोजीशन निकाली, उसके बीच की डिस्टेंस निकाली विच इज बॉन्ड लेंथ, राइट। नहीं नहीं, ये क्यों आएगा, नहीं नहीं श्रेयस, ये आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम नहीं आता है, 74 पिकोमीटर आता है ये। सॉरी 74 कह रहा हूँ, 74 तो बॉन्ड लेंथ आती है, 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आती है, इसकी रेडियस आती है 0.37 एंगस्ट्रॉम। कोवेलेंट रेडियाई अगेन अलग अलग रेडियाईज हैं, अलग अलग मेथड है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज है। तो ये आ गया। दूसरा है लेट्स से मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, इफ एलिमेंट फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड,
लेट्स से एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं एलिमेंट जैसे मान लो कॉपर वायर है, सोडियम मेटल है, लेट्स से Na सॉलिड, सोडियम मेटल है, उसमें क्या होगा, यहाँ ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, जैसे यहाँ ओवरलैपिंग हो रही थी H2 में, है ना, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है, राइट। सो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस, बट ऐसा नहीं है कि ये टच बिल्कुल सटे सटे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, दो एटम ऐसे भी टच हो, ऐसे भी हो सकते हैं, इनके बीच में जगह हो, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इनके दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाली, उसकी आधी कर दी, राइट। ये हो जाएगा DHH या DNA डिवाइड बाय 2, तो मेटेलिक बॉन्ड रेडियस मतलब वो आ गया, रेडियस आ गई R, है ना, ये R कोवेलेंट थी, R C लिख लेता हूँ मैं, और ये RM हो गया, RM इज नथिंग बट, अच्छे जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, DAA/2। भाई मेटल्स जो है ना वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स, ठीक है। तो जैसे कॉपर वायर हम बात करें, कॉपर वायर आप सोचो, है ना, वायर है, ठीक है, उसमें कॉपर के एटम आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज है, एक के बगल में दूसरा एटम ऐसे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक मतलब इनके कई सारे मेथड पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी ये है, उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ से, ये एक तरह से ऐसा हो गया जैसे एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन, और उसमें चीजें पास करते जाए, एक आदमी दूसरे आदमी को चीज पास करते जाए, तो दैट इज गोइंग टू लेट्स से, है ना, पास ऑन। वैसे ही हो रहा है कि करंट कैसे फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ जंप हुआ, है ना, जैसे ही यहाँ से यहाँ जंप हुआ दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जैसे ये इधर आ गया वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ऐसे, एंड दैट्स हाउ द करंट विल फ्लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। राज क्या डाउट है, हाँ इसमें इंटर, हाँ ओवरलैप नहीं है, राइट, यस, क्या डाउट है बेटा, ठीक है, क्या पूछ रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाथ उठाओ, समझ में तो आए क्या कह रहे हो। चलो फिर चलो, हाँ बोलो भाई। सर हमें तो एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है ना, तो हम H2 का सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो जैसे हम मान लो, गुड क्वेश्चन, मान लो हमें हाइड्रोजन का पता चल गया, ऐसे क्लोरीन का पता चल गया, ऐसे मान लो ब्रोमीन का पता चल गया, अलग अलग का हमें ऐसे पता चल गया, राइट। अब मान लो हमें कार्बन CH4 का पता, हमें कार्बन का पता करना है, तो कहाँ देखेंगे, CH4 का मॉलिक्यूल देखेंगे ऐसे, राइट। तो यहाँ पे इसके और इसके दो है ना, दो उसकी, राइट, न्यूक्लियस की डिस्टेंस ले लेंगे, बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन पता है तो कार्बन पता चल जाएगा, अच्छा हाँ। हाँ ऐसे ही। तो एक जैसे जैसे मान लो कुछ कुछ एलिमेंट्स का पता है, अब जैसे कार्बन पता चल गया, अब कार्बन किसी और के साथ बना रहा है, मान लो लेट्स से CO2 बना रहा है, तो उससे ऑक्सीजन का समझेगा। ऐसे, हाँ राइट, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे। तो सर हम पहले एटॉमिक रेडियस का एक फॉर्मूला लिखते थे, वो सब फिर क्या था? एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला हम जो लिखते थे वो बोर मॉडल में लिखते थे, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लिखते थे, सेल का लेट्स से रेडियस लिखते थे, एटॉमिक रेडियस नहीं लिखते थे, सेल की रेडियस लिखते थे, एटम में किसी ऑर्बिट पे क्या रेडियस होगी बोर मॉडल में, वही ना, वही पूछ रहे हो ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, वो तो एक ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, उससे तो ये पता चल रहा है, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो सर्टेन है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे रेडियस। ओके सर। बोलो। सर वैसे हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का निकालते थे और यहाँ पे रेडिया निकाल रहे हैं अगर,
तो फिर जो मतलब यहाँ पे अलग क्या कर रहे हैं सर हम लोग, मतलब उसमें सबसे ज्यादा बाहर आएगा वो यहाँ पे रेडियाई बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वहां पे देखो मैं वही बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, है ना, सोडियम मान लो 11 है, आई हैव सेड 1s2 2s2 2p6 3s1, बट ये जो 3s1 है ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी 90% प्रोबेबिलिटी तो है कि वो यहाँ होगा, हाँ है ना, 100% प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना है। नहीं है। हो सकता है ये एक्साइड हो गए यहाँ पे 3p में चला गया हो, एक्साइड हो गए कहीं और एक्साइड हो गया हो तो 3 है ना 4s में चला गया हो, कहाँ होगा वी कैन नॉट से, एंड दैट्स व्हाई कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू 3s ये तो गलत हो गया है ना। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब कैसे निकाल रहे हैं, दूसरा तरीका है, हमने बोला कि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो क्लियरिटी पता है वो है न्यूक्लियस की पोजीशन, हमें न्यूक्लियस पता तो है कहाँ पे है। एक्सपेरिमेंटली निकाल के हाँ, कैलकुलेट करना वो अच्छा एक्सपेरिमेंटली हमने है। अभी क्या किया, बॉन्ड लेंथ देखी, हाँ दोनों की बॉन्ड लेंथ का मतलब है दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमें पता चल गया इसकी क्या होगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं बट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, राइट, और सारे एलिमेंट मेटल तो है नहीं, कुछ नॉन मेटल भी हैं, तो कोवेलेंट नॉन मेटल क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मेटल क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, तो बस उसके हिसाब से देख ले रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया हेंस, है ना, यहाँ पे क्या निकल के आया कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट रेडियस विल बी स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस। सर इंटरलैप के वजह से ना वो, हाँ ओवरलैप बोलते हैं उसको, ओवरलैप की वजह हाँ से। ओवरलैप के कारण। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जिसमें लेट्स से कोवेलेंट भी आ रही है और मेटेलिक भी आ रही है, लेट्स से लिथियम इज हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर, इनफैक्ट हर एक में थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हर एक लेट्स से बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, आगे पढ़ाएंगे ये बातें, राइट। तो जैसे मान लो लिथियम की बात कर रहे हैं ना, तो रेडियस ऑफ लिथियम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना, मेटेलिक रेडियस से। इसका मतलब क्या, कैसे देख रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे होंगे लेट्स से LiCl से या LiI से, आयोडीन, यहाँ से क्या निकाली, लिथियम की कोवेलेंट रेडियस निकाली, लिथियम मेटेलिक कहाँ से निकाली, लिथियम सॉलिड से निकाली, ठीक है। लिथियम आयोडाइड इज कोवेलेंट लिटिल बिट, मतलब इसमें कोवेलेंट करेक्टर आता है, आयनिक करेक्टर कम रहता है। कैसे पता चलता है ये कोवेलेंट है, तो रीजन है कि एक्सपेरिमेंटली लिथियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अब हमने क्या किया, ये लिथियम है, लेट्स से ये आयोडीन है बड़ा सा, ये लिथियम है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये लिथियम है, आयोडीन है, आयोडीन की हमें निकल गई थी, हमें मिल गई थी I2 से, अभी हमने लिथियम आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ निकाली, उससे फिर हमने ये लिथियम की लेट्स से कोवेलेंट रेडियस निकाली, और यहाँ पे हमें लिथियम लेट्स से सॉरी ये मेटल मिल रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेट्स से डिस्टेंस निकाली, तो इन इससे और इससे हमने निकाली दोनों से वैल्यू, क्या पता चलेगा, कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन मेटेलिक रेडियस। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोल दो भाई। हाँ बोलो भाई, डाउट। सर तो हम लोग इसका एवरेज निकाल के एक फिक्स नहीं कर सकते नहीं 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 अप्रोक्सीमेटली, नहीं मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आता है दोनों में। नहीं, हम ये थोड़ा ना कर सकते हैं कि हम और फिर इनको एक बना दें, नहीं, हम लिख देंगे ना कि ये कोवेलेंट है ये मेटेलिक है। आज ऐसा करना एनसीईआरटी वो सॉरी उस पे जाना, क्या कहते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ, विकिपीडिया पे जाना ना, और उसमें एटॉमिक रेडियस का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है, उसको देख लेना, वैसे आई विल शेयर ओवर हियर, है ना, एटॉमिक रेडियस ऐसे डालना, एटॉमिक रेडियस डेटा, है ना, डेटा, एटॉमिक रेडियस डालोगे तो एटॉमिक रेडियस के बारे में आ जाएगा, तो ना यू कैन सी, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या निकाली है उन्होंने, कोवेलेंट निकाली है, मेटलिक निकाली, कोवेलेंट में भी अलग अलग है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है तो वहां पे निकाली है, राइट,
ठीक है, ये फिर उन्होंने किसी तरह से कैलकुलेट किए वॉन डर वॉल एंड मेटेलिक, ये चल रही है, ये डेटा है पूरा। किसी भी एलिमेंट के लिए लेट्स से अगर हम बात करें, है ना, ये डेटा पेज आ गया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं लेट्स से लिथियम की, तो लिथियम की कोवेलेंट 133 है और मेटेलिक 152 है, ठीक है, दिख रही है। तो यहाँ पे कौन कम है, कोवेलेंट कम है। अब आगे आएगा वॉन डर वॉल रेडियाई, थर्ड टाइप की जो रेडियाई होती है वो, उस पर अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये खुद ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, सब पिकोमीटर में है। थर्ड टाइप इज वॉन डर वॉल रेडियाई। वॉन डर वॉल रेडियाई क्या होती है ना, इन मॉलिक्यूल, है ना, इन सॉलिड स्टेट, substance is present in solid state। देखो अभी तक कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड थे वो तो केमिकल बॉन्ड्स है, राइट। तो केमिकल बॉन्ड है, तो अगर है आप गैस में जाओ, चाहे सॉलिड में जाओ, चाहे फिर राइट लिक्विड में जाओ, जो भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये सेम ही रहने वाली है। जैसे है ना CO2, मान लो CO2 चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो इट इज, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात नहीं कि सॉलिड स्टेट होना चाहिए। बट वॉन डर वॉल में क्या होता है, वॉन डर वॉल इज नथिंग बट फिजिकल बॉन्ड्स, है ना, दिस इज बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शंस। फिजिकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शंस लग रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ आयोडीन का एग्जांपल, और मैं ये अनदर आयोडीन का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे ले रहा हूँ ऐसे, है ना। अब यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस के बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस, है ना, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन लग रहा है, वॉन डर वॉल इंटरेक्शन। तो इसकी आधी क्या हो जाएगी आपकी, वॉन डर वॉल रेडियाई। समझ में आया, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का लेट्स से डिफरेंस निकाल लेंगे। सॉलिड स्टेट क्यों लिया है, ताकि ये मूव ना कर सके, है ना। सॉलिड स्टेट क्यों लिया है, ताकि ये मूव ना कर सके, एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए, इनकी पोजीशन फिक्स हो जाए। नाउ वी कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस, और इसके बीच की आधी ये क्या हो जाएगी, वॉन डर वॉल रेडियाई। और ये क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियाई। समझ में आया डिफरेंस कोवेलेंट रेडियाई वॉन डर वॉल रेडियाई में। क्या है ये स्क्रीनशॉट, हाँ यार तुम यही पढ़ लो पहले, है ना, इधर उधर भागो मत। हाँ यही पेज है ना, ठीक है, जस्ट सर्च, ठीक है। कहाँ थे इतना समझ में आया वाटर वॉल रेडियाई क्या होती है। तो जैसे I2 का मॉलिक्यूल है, ये क्या था, I2 सॉलिड, ऐसे ही कोई भी ले लो आप, है ना, कहीं पे भी। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि मैं, है ना, सिमिलरली इफ आई सेड कि मैं CO2 लूंगा, CO2, राइट। तो CO2 कैसा मॉलिक्यूल होता है, कार्बन फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन का आपको ये कोवेलेंट बॉन्ड पता है। अब मान लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसा ऐसा है ना, अरेंज लाइक दिस, मॉलिक्यूल इज अरेंज लाइक दिस। मान लो ये कार्बन है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस बदल गई, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, तो आप कोवेलेंट वॉन डर वॉल रेडियाई निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं से हम कैसे भी वॉन डर वॉल रेडियाईज निकाल सकते हैं अलग अलग। क्लियर है इतनी बात, डाउट। चलो अब बस यहाँ एटॉमिक रेडियाई यहाँ तक खत्म कर रहे हैं। इसमें याद रखना
RC is less than RM and RM is less than R van der Waal. सबसे बड़ी होगी van der Waal. van der Waal की जरूरत कहाँ पड़ती है? हेलोजेंस, इनर्ट गैसेस में. इनर्ट गैस तो कोई बॉन्ड बनाते नहीं है, उनके पास क्या है? van der Waal ही है. उनके लिए क्या डिफाइन रहेगी? van der Waal रेडियस, है ना. जैसे आर्गन को सॉलिड कर लेंगे, आर्गन सॉलिडिफाई कर लेंगे, तो ये आर्गन के दो लेट्स से मॉलिक्यूल हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, दैट इज van der Waal रेडियस. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? एंड एटॉमिक रेडियाई का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, Z इफेक्टिव निकालना सीख लेना. दैट्स इट. चलो बाय.